जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच प्रभात सर आप लोगों को जेपीएससी मेंस में इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर रखना चाहते हैं या रखे हुए हैं, उनका जो भी डाउट हो आपके बीच प्रभात सर अभी आपके पास आएंगे। आप जो भी डाउट वगैरह हो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका क्लास कर सकते हैं। आपके बीच अभी प्रभात सर मौजूद हैं, तो प्रभात सर अभी आप लोग क्लास लेंगे। जी सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सिंस लास्ट इंटरव्यूज काफी क्वेरीज थे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, और इस बारे में क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं तो इस चीज को मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में कोई भी एक अच्छी ना तो किताब है ना ही स्टडी मटेरियल्स मिल पाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से जेपीएससी मेंस को क्वालिफाई करना एक काफी चैलेंज होता है, बट क्योंकि मैं इस प्रोसेस के थ्रू जा चुका हूं तो मुझे लगा कि मैं शायद आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊं। तो इसी उद्देश्य से आज मैं इस प्लेटफॉर्म से जेपीएससी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम जेपीएससी मेंस की बात करें तो जो हमारा मेरिट लिस्ट बनता है उसमें 5 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, 4 जीएस के पेपर्स होते हैं और 1 लैंग्वेज पेपर होता है। जो हमारे जीएस के पेपर्स हैं उसमें पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी, सेकंड में पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड में इकोनॉमी के 4 सेक्शन, फोर्थ में साइंस विच ऑल्सो इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक। और जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है यहाँ पे हमें टोटल 15 लैंग्वेज का चॉइस होता है। यहाँ पे हम इन 15 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं और उसके साथ अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो, अगर आप लिस्ट देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, संथाली, मुंडारी, कुरुख, खड़िया, मुंडारी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली एंड उड़िया। तो इन जनरल एस्पिरेंट्स के बीच में नागपुरी, खोटा काफी पॉपुलर है और पिछले 2 बार जेपीएससी में देखा भी गया है कि नागपुरी एंड खोटा से काफी रिजल्ट्स भी हुए हैं। बट काफी लोग जो नागपुरी और खोटा को नहीं कर पाते हैं तो उनके पास इंग्लिश एंड हिंदी का एक मेजर ऑप्शंस बचता है कि हम इस लैंग्वेज के थ्रू अपना जेपीएससी का मेंस दे पाए। तो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस बताना चाहूंगा। ये हमारा जो सिलेबस है इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकेंड इज लिटरेचर। तो जो हमें लैंग्वेज के पार्ट में पढ़ना है उसमें हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, ग्रामर पढ़ना है, एक्सेंट के बारे में पढ़ना है, इडियम एंड फ्रेजेस एंड अदर जो भी ग्रामर्स है उसे पढ़ना है। और जो लिटरेचर का जो पोर्शन है उसमें हमें पोयम, ड्रामा, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है और इसी के साथ साथ हमें एक एसे भी लिखना होता है। तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक थ्रू आवर सिलेबस। तो जैसा कि आप देख सकते हो जेपीएससी मेंस पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये 150 मार्क्स का होता है और टाइम इसमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। तो इस पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो जो अपना पहला पार्ट है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ट्यूटोनिक वर्बल, ट्यूटोनिक एक्सेंट, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट 2। एक्चुअली अभी हम सारे एस्पेक्ट को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी बस मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं
ताकि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारा सिलेबस कैसा है और हमें प्रिपेयर किस तरीके से करना है। और जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें लिटरेचर आ जाता है, जिसमें कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरी तरीके से कवर करना है, विच इंक्लूड्स ब्रिटिश, अमेरिकन, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल एंड इंडियन। इसमें फिर अलग अलग पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, नॉवेल भी और जो बाकी चीजें हैं वो हमें कवर करना है। इसके बाद फिक्शन एंड ड्रामा में हमें 4 फिक्शन एंड ड्रामा पढ़ना है, कांतापुरा, अ पैसेज टू इंडिया, मैकबेथ एंड आर्म्स एंड द मैन। इसके बाद पोएट्री का सेक्शन है और लास्टली प्रोज एंड फिर एसे। तो अभी हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पार्ट 2 जो हमारा है, जो इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें ब्रॉडली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, फिक्शन एंड ड्रामा, पोएट्री, प्रोज एंड एसे। ये चीज मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके मन में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या कवर्ड है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम सबसे पहले पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को देखना कि इसमें हमें क्या क्या कवर करना है। और पार्ट 2 में भी अलग अलग सब सेक्शंस हैं। तो उस सब सेक्शंस में सबसे पहले हम प्रोज से स्टार्ट करेंगे। ऐसे भी अगर इन जनरल हम देखें तो हम सभी को कहानियां काफी पसंद होती है। और मैं आपको अपने बारे में जरा सा बताना चाहूंगा। जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो जब लिटरेचर पेपर को सेलेक्ट करने की बात आई, तो क्योंकि एक जनरल परसेप्शन था कि कोटा से ज्यादा रिजल्ट होता है, नागपुरी से ज्यादा रिजल्ट होता है, तो पहले मैंने भी नागपुरी और कोटा दोनों ट्राई किया। बट क्योंकि कभी पढ़ा नहीं और बोला नहीं, और क्योंकि समय ज्यादा नहीं था, बस 3 महीने का समय था, तो उतने कम समय में शायद उसे कंप्लीट कर पाना मुझे थोड़ा सा टफ लगा। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि ओके आई विल गो विद इंग्लिश। तो मैंने जो इंग्लिश में सबसे पहले जो कवर किया था वो प्रोज वाला पार्ट किया था। वो इसलिए भी क्योंकि ये सबसे पूरे सिलेबस में सबसे ये इजी पार्ट है। और अगर आप सिलेबस को देखोगे तो ये देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो आप इसको एक बार जब खत्म कर लेते हो तो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि हाँ चलो कुछ तो खत्म हो गया। तो प्रोज में टोटल हमें 7 शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, जैसे ऑन हैबिट्स बाय एजी गार्डिनर, इंडिया अगेन बाय ईएम फॉस्टर, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन बाय महात्मा गांधी, ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन, मिस्टर नो ऑल बाय सोमरसेट मॉगम, द होम कमिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड द चेरी ट्री बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो 7 शॉर्ट स्टोरीज हैं, अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके इनको आप इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसे आप निकाल सकते हो, या फिर मैं आपको इस पीडीएफ को मैं आपको भेज भी दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर पाओ। तो अब हमें इसे पढ़ना कहाँ है। एक बार जब हमारे पास स्टडी मटेरियल हो जाए, आइदर यू डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल और ऑल सेंड इट। तो एक बार जब स्टडी मटेरियल हो गई तो इन सभी टॉपिक्स पे ये जो भी 7 जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, इन सभी पे आपको यूट्यूब में काफी वीडियोस मिल जाएंगे एंड पीपल हैव एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल। लाइक जैसे द चेरी ट्री है रस्किन बॉन्ड की, इट इज क्वाइट पॉपुलर एंड इस पे आपको एनिमेटेड मूवीज भी मिल जाएगी। तो आप वहां से देख करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो कि ये शॉर्ट स्टोरी में है क्या और इसका थीम क्या है, ये कहना क्या चाह रही है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। फिर द मेन थिंग इज क्वेश्चंस, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। प्रोज से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने यहां पे जो इस साल जो क्वेश्चंस आए हुए थे मैंने उसे अटैच किया हुआ है। एक्चुअली यहां पे 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 का ऑप्शन दिया हुआ रहता है और इसमें आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करके उसे कंटेक्स्ट के साथ
बताना होता है। तो इस बार का जो पेपर था उसमें मैंने ये सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट किया था और इन दोनों को ही मैंने लिखा था। तो अब इसे लिखे कैसे, इसके लिए आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। आप सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डाल दो, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहूंगा। यू आर टू क्लमजी फॉर डिसेंट सोसाइटी, ही पैशनेटली एक्सक्लेम्ड, इफ यू कांट बिहेव योरसेल्फ यू हैड बेटर गो। ये प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन से लिया गया है, जो कि महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में का एक चैप्टर है। तो यहां पे आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिख सकते हो कि ये जो एक्सर्प्ट है वो कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन चैप्टर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक बाय महात्मा गांधी। तो एक तरीके से आप हल्का ब्रीफ इंट्रो दे दो और फिर जो सेकेंड पार्ट आता है कंटेक्स्ट का, तो आप अगर देखोगे तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें एक कंटेक्स्ट था कि महात्मा गांधी जी का जो फ्रेंड था वो उनको एक दिन शाम में डिनर के लिए लेकर के जाता है, और क्योंकि महात्मा गांधी जी वैष्णव रिलीजन को फॉलो करते थे, तो जैसे ही उनको सूप परोसा जाता है तो ही इंक्वायर टू द वेटर कि ये वेज है या नॉन वेज है। तो उनके इस बिहेवियर को देख करके उनका जो फ्रेंड है वो ये बोलता है, यू आर टू क्लमजी फॉर डिसेंट सोसाइटी। तो आप यहां पे कंटेक्स्ट में उस चीज को लेकर के लिख सकते हो कि वो दोनों एक इवनिंग को डिनर के लिए गए हुए थे, और ये वहां का कंटेक्स्ट है। इसके बाद जो आता है थर्ड मीनिंग, तो मीनिंग में आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देना है कि ये पूरी जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाह रही है, उसको आप अपने वर्ड्स पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको आप इसी तरीके से डील कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा पहला जो प्रोज का पार्ट। इसमें हमें 7 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने हैं और हमें 2 क्वेश्चंस को डील करना है। इसके बाद हमें एक 250 वर्ड्स में एक एसे लिखना होता है। तो एसे अगर आप सिलेबस को देखो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एसे ऑन सोशियो इकोनॉमिक और करेंट टॉपिक। तो जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताना चाहूंगा, और यहां पे भी मैंने इसी साल का क्वेश्चन पेपर को अटैच किया है। जैसे कि इस बार का क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो इसमें ऑप्शंस थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इकोनॉमी, ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ झारखंड। तो इसमें मैंने इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इकोनॉमी को सेलेक्ट किया था। और जब मैंने अपना एसे लिखना शुरू किया तो मैंने एक काफी मीन्स ऐसे ही स्केची फॉर्म में एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि मैं कैसे लिखने वाला हूं। तो पहले मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इंट्रो, वाई राइज एंड उसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ऐसे लिखने से पहले आप एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क बना लोगे तो ऐसे लिखना काफी आसान हो जाएगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी ऐसे के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना है तो उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद आप उसके जो ब्रॉड थीम होते हैं उसको आप ओपन करना शुरू करो, जैसे हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड एथिकल। तो अगर आप इन ब्रॉड थीम्स के बारे में अगर 2-2, 4-4 लाइन भी लिखोगे तो आपका जो एसे का मींस कवरेज होगा वो काफी वाइड होगा, और आपका एसे लगेगा कि इसने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है और ये एक कंप्लीट एसे है। उसके बाद लास्टली आप कंक्लूड कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन डील विथ एसे। और ये मैंने इस बार का ये क्वेश्चन यहां पे अटैच कर दिया है, यू कैन हैव अ लुक थ्रू दिस। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, पार्ट 2 में, थर्ड पार्ट इन पार्ट 2 इज फिक्शन एंड ड्रामा। और यहां पे हमारे सिलेबस में ही क्लियरली मेंशन्ड है क्रिटिकल स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन। हमें जो
4 फिक्शन एंड ड्रामा पढ़ना है। वो है पहला कांतापुरा बाय राजा राव। इसकी बुक आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर मार्केट से परचेज कर सकते हो। और एक बार बुक को पढ़ने के बाद आप YouTube पे उसकी ब्रीफ समरी देख सकते हो एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी हेल्पफुल। ये आपको पूरी कहानी के जैसे मीन्स सारा कुछ माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। तो मैंने YouTube का काफी हेल्प लिया था और इससे सिर्फ आपका सिलेबस ही कवर नहीं होता, वो आपको काफी दिनों तक याद भी रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार वो आप बुक्स के साथ साथ YouTube पे भी ब्रीफ समरी देखो या फिर मूवीज देखो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर हमारा जो सेकंड है अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर। अगेन द सेम थिंग, द टेक्स्ट एंड द मूवी। अ पैसेज टू इंडिया पे काफी पहले एक मूवी बनी है एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। मैंने एग्जाम के टाइम में ही इस मूवी को देखा और इस मूवी में हमारे कॉलोनियल हिस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आई रियली लव दिस मूवी एंड ये मूवी को ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो मिलेगा नहीं, बट आप टॉरेंट पे या फिर और भी कहीं पे आप जहां से ले पाओ तो मीन्स आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये मूवीज देखो। इससे सिर्फ ना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, वो उस चीज को आप काफी दिनों तक भी याद रख पाओगे। फिर जो थर्ड है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। अगेन इस पे मैंने मार्केट में काफी बुक देखी को सर्च किया था, बट मुझे ये बुक काफी अच्छी लगी। इसमें राइटर का नाम नहीं दिया हुआ, बट इस बुक में पूरा प्ले के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो वो उस तरीके के क्वेश्चंस जेपीएससी में भी काफी पूछे जाने के चांसेस है। जैसे इसमें मैकबेथ का कैरेक्टर दिया हुआ है, लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर दिया हुआ है, तो ये सब आप वहां से देख सकते हो। एंड अगेन मूवी ऑन मैकबेथ ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो इसे भी आप देख सकते हो। फिर हमारा जो लास्ट है आर्म्स एंड द मैन बाय जीबी सॉ। अगेन द टेक्स्ट। और फिर इस पे यूट्यूब पे आपको एक प्ले मिल जाएगी बाय एडवर्ड कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। ये काफी अच्छी प्ले है, ऑल्दो एक दो घंटे के आसपास की ये प्ले है, बट स्टिल आप इसको प्ले मीन्स इसे समझने के लिए देख सकते हो एंड दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल। सो लास्टली अब इस पे ठीक है हमने ये सारा पढ़ तो लिया, बट अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो इस पे एक सिंगल क्वेश्चन आना है जो कि 12 मार्क्स का होता है। जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था, सो दैट मैकबेथ एज कंसीव्ड बाय शेक्सपियर इज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश टॉर्न बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। या फिर जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, इवेल्युएट आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। तो आप जब इस चारों फिक्शंस एंड ड्रामास को जब पढ़ोगे तो यू विल बी वेल इक्विप्ड टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। एंड अगर आप इसको नहीं भी करना चाहो तो मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि जेपीएससी में इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 ही कंपलसरी हैं। जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ऑप्शंस होते हैं, तो यू कैन चूज फ्रॉम दोज ऑप्शंस। और अगर आप फिक्शन एंड ड्रामा पार्ट को करना चाहते हो, वेल एंड गुड, it's interesting part, you must do it, but if you don't want to you can choose for some other options. So हमारा जो फिक्शन एंड ड्रामा पार्ट है, इसके बाद पार्ट 2 में आती है पोएट्री। अगेन यहां पे भी हमें टोटल 7 पोएम्स को पढ़ना है और यहां पे जो हमारा कीवर्ड है क्रिटिकल स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन। तो as you can see, we have 7 poems: The Quality of Mercy by William Shakespeare, The Little Black Boy by William Blake, The Solitary Reaper by William Wordsworth, Mutability by P.B. Shelley, I Think Continually of Those Who Were Truly Great, Heavens of Freedom by Rabindranath Tagore, and A Soul's Prayer by Sarojini Naidu. So again, text, either you can Google it or I'll send you. And second, explanation. The best explanation upon all these poems, I would say, on YouTube. There are so many educators who have already made videos and with such a good explanation on YouTube. You must refer to them. Like I have
attach some screenshots like For Quality of Mercy, The Little Black Boy, The Solitary Reaper, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और वो आपको पूरी पोयम को अच्छे से याद ही नहीं करा देंगे, आप पूरी अच्छे से समझ भी जाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कि आप किसी को समझा भी पाओ. And lastly, from poetry section, questions. So again, I have attached this year questions paper here. तो यहां पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं. जैसा कि हमने पहले ही कीवर्ड्स में देखा था कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो यहां पे जो क्वेश्चन आया था, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर म्यूटेबिलिटी और द सॉलिटरी रिपर. तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं उसका मैंने एक अपने नोट्स का सैंपल यहां पे डाला हुआ है. आई वुड लाइक टू शो यू दैट. ये मैंने म्यूटेबिलिटी के ऊपर जो नोट्स बनाया था, तो इसमें मैंने पहले पार्ट में एक ब्रीफ इंट्रो दिया. इन द पोएम म्यूटेबिलिटी पीबी शेली प्रेजेंट्स अ थीम ऑफ द परपेचुअल चेंज. इस तरीके से मैंने एक ब्रीफ इंट्रो लिखा, फिर थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताया कि ये पोयम जो था म्यूटेबिलिटी कब लिखा गया था. तो इसके पीछे दो कंटेक्स्ट थे. एक बार उस समय में पीबी शेली को ऑक्सफोर्ड से बाहर निकाल दिया गया था एंड ही हैड सम ट्रबल्ड रिलेशंस विथ हिज वाइफ एंड उससे डाइवोर्स हो गई थी एंड शी कमिटेड सुसाइड. सो इन दिस कंटेक्स्ट पीबी शेली रोट दिस पोयम. इसके बाद जो पूरी पोयम है उसकी मैंने समरी लिखी थी. तो पूरी पोयम को मैंने पैराग्राफ वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया है और उसकी जैसे कि आप यहां दे सकते हो 1 2, इस तरीके से मैंने उस पूरी पोयम की समरी लिखी है 1 2 3. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, कि आप उस पोयम में यूज हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताओ. तो उसे बताने के लिए मैंने यहां पे पहले थीम को बताया. द पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ चेंज. फिर कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं, जैसे कि यहां पे क्लाउड एंड लायर यूज हुआ है. इसके बाद क्लाउड एंड लायर के बारे में थोड़ा सा बता दिया. इसके बाद कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन. इसके बाद मेटाफर, सिमिली. इसके बाद राइम स्कीम के बारे में बता दिया, जैसे कि इस पोयम में एबी राइम स्कीम यूज हुआ था. और फिर स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया और फिर इससे कंक्लूड कर दिया. तो अगर किसी भी पोयम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है तो हम इतनी चीजों को मेंशन करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन कंटेक्स्ट, देन समरी, देन पोएटिक डिवाइसेस एंड लास्टली कंक्लूजन. सो दिस इज हाउ वी विल डील विथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन पार्ट. तो अब हम वापस चलते हैं जो हमारा पोएम का जो सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है. ये हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला. ये जो सेकंड पार्ट है पोएट्री में, पोएट्री का जो सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है. पोएम का कुछ पार्ट दिया हुआ होता है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. तो यहां पे जैसे कि इस साल क्वालिटी ऑफ मर्सी से कुछ लाइंस उठाए गए थे और उसे एक्सप्लेन करने को बोला गया था. तो अगेन यहां पे भी इसे डील करने का अगेन सेम फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट एंड देन मीनिंग एंड लास्टली यू कैन कंक्लूड विथ सम लाइंस. तो इस तरीके से ये पोएट्री का जो दो सेक्शन है, दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड ऑफ टोटल 20 मार्क्स. तो ये दोनों को आप इस तरीके से डील कर सकते हो. सो अब हम पार्ट 2 में आगे देखते हैं कि पोएट्री के बाद क्या है.
ये जो मैंने नोट्स बनाया है ये मैंने एज एग्जाम्पल डाल दिया कि आप बाकी भी जो पोएम्स हैं उसे इस तरीके से फ्रेम करके आप अपना सेल्फ नोट्स बना सकते हो। Again, the same thing, I have attached here the questions from poetry. So, and this is again the format for explanation of poetry: introduction, context, explanation, and conclusion. Very briefly, just write 2 or 3 lines. एंड हमारा पार्ट 2 का जो लास्ट पार्ट है, और अगर आप सिलेबस को देखो तो ऑल्दो ये सबसे पहले दिया हुआ है, बट आई हैव अरेंज्ड लाइक दिस। तो हमारा जो यहां पे लास्ट पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अगेन एज आई टोल्ड यू, हमें यहां पे ब्रिटिश, अमेरिकन, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल के पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, नॉवेल, क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली इन ब्रीफ अगर मैं बताऊं तो मुझे हमें यहां पे पढ़ना क्या है, लेट्स जस्ट टेक ब्रिटिश एंड पोइट्री। तो क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश पोएट्स हैं और जो भी आई वुड से प्रोमिनेंट पोएट्स हैं, उनकी हमें हिस्ट्री पढ़नी है। लाइक अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को ले लो तो वो कौन से एज के थे, उन्होंने कितनी पोएट्री लिखी, कितने बुक्स को लिखा, उनका इंग्लिश लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हमें इस चीज को यहां पर देखना है। बट सिंस दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द सिलेबस और ये काफी बड़ा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं इसके बारे में बताना शुरू करूं तो शायद ये पूरा फिर हमारा सिलेबस का डिस्कशन खत्म नहीं हो पाएगा। तो मैं एक अलग वीडियो में इसको फिर एक अलग से डील करूंगा। तो यहां पे हमारा जो पार्ट 2 है सिलेबस का वो खत्म होता है, और यहां पे हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिक्शन एंड ड्रामा, पोएट्री, प्रोज एंड एसे। तो पार्ट 2 में टोटल ये हमने 5 चीजें देखी। इसके बाद हम पार्ट 1 को देखते हैं। तो अगेन सिलेबस, ये हमारा पार्ट 1 का सिलेबस है, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो पार्ट 1 वाला जो हमारा सेक्शन है, इसमें हमें मेनली इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ ग्रामर के बारे में पढ़ना है। तो यहां पे एक बार ब्रॉडली मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, इसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारा है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ट्यूटोनिक वर्बल, ट्यूटोनिक एक्सेंट, साउंड शिफ्टिंग, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, एंड ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो लेट्स डिस्कस दिस एंटायर पार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें जो सबसेक्शन है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। मैं यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूंगा। जो लैंग्वेज आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, एक्चुअली इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो अभी जो रसिया में, जो आई वुड से जो सदर्न रसिया का जो पार्ट है, जो स्टेपी वाला रीजन है, वहां पे कुछ ट्राइब्स रहते थे सबसे पहले, और उनकी एक लैंग्वेज थी। और धीरे धीरे वहां से जब ट्राइब ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में जैसे जैसे वहां से निकलते गए, तो उनके लैंग्वेज में या फिर आई वुड से उनके डायलेक्ट में थोड़ी थोड़ी चेंज आती गई, और फिर वो वही प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज धीरे धीरे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, और फिर जर्मैनिक, सब जर्मैनिक एंड फिर इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। तो दिस इज अ वेरी वाइड टॉपिक, बट मैं आपको ब्रीफली बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस मैं चार्ट के थ्रू बताऊं तो मीन्स सबसे पहले इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो कि आई वुड से पेरेंट लैंग्वेज है। इसमें
इसके अंदर दो डिवीजन है, एक सेंटम लैंग्वेजेस एंड एक सेतम लैंग्वेजेस। तो सेंटम लैंग्वेज इज लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट लाइक बाल्टोस्लाविक, ग्रीक, इटैलिक, सेल्टिक एंड जर्मैनिक। एंड जो सेतम लैंग्वेज है, इसमें अगर सेंट्रल एशिया को सेंटर में मारा जाए तो जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उधर जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो लैंग्वेजेस सेतम लैंग्वेज में आती है, जैसे कि इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस विच ऑल्सो इंक्लूड्स संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, ओडिया एंड ईरानियन लैंग्वेज विच इंक्लूड्स पर्शियन, पश्तो, बलूच एंड कुर्दिश। इसके बाद तुचारियन, अर्मेनियन, एनाटोलियन, अल्बानियन। तो हमें जो पहले टॉपिक में पढ़ना है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो हमें इसके अंदर इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज के अंदर इस पूरी फैमिली ट्री को स्टडी करना है 1 by 1, और इससे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सपोज सिर्फ इंडो ईरानियन से पूछा जा सकता है, सिर्फ ग्रीक से पूछा जा सकता है, या फिर जैसे अभी सेंटम से पूछा जा सकता है, सेतम से पूछा जा सकता है, या फिर ब्रॉडली पूरे एज अ होल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पार्ट में हमें इस फैमिली ट्री को स्टडी करनी है। इसके बाद जो हमारा सेकंड सब सेक्शन है जिसके अंदर ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम एंड ट्यूटोनिक एक्सेंट है। तो इन जनरल देखा जाता है कि जेपीएससी में या फिर कोई भी एग्जाम्स में लाइक जो क्वेश्चन पिछली बार आ जाता है वो जनरली नहीं आता। ऑल्दो लेट मी वार्न यू दैट दिस इज नॉट द रूल, बट स्टिल क्योंकि पिछली बार ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम आया हुआ था तो आई स्किप दिस पार्ट एंड आई डिड ट्यूटोनिक एक्सेंट। तो ट्यूटोनिक एक्सेंट के ऊपर मैंने ये जो नोट्स बना रखा था ये मैं दिखाना चाहूंगा। तो मीन्स क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता तो मैंने 2 पेज का नोट्स बना लिया था। और ट्यूटोनिक एक्सेंट में मेनली ये है कि जो जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैं उस पे एक्सेंट किस तरीके से शिफ्ट करता है। एक्सेंट मीन्स आप जब बोलते हो तो सपोज मैंने एक वर्ड बोला फोटोग्राफ, तो मैं किस सिलेबल पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं तो उसे एक्सेंट बोलते हैं। तो जो जर्मैनिक लैंग्वेजेस में उसका क्या रूल है इसके बारे में आपको ब्रीफली बताना है। तो इसका मैंने नोट्स बना रखा था एंड आई विल सेंड यू दिस नोट्स सो यू कैन हैव अ लुक थ्रू दिस। तो इसको मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये मैं नोट्स भेज दूंगा और आप इसको देख लेना। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है इसमें 3 पार्ट्स हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो इंग्लिश की जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई तो उसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश में बांटा गया है। और ओल्ड इंग्लिश में हमें ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वोकेबलरी को पढ़ना है। अगेन मिडिल इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। और स्टैंडर्ड इंग्लिश में मेनली हमें राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश को देखना है। ये जो हमारा 3 सेक्शन है, अभी मैं अगर इनके ऊपर एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मीन्स हम दोनों के लिए कन्वीनियंट ये होगा कि मैं आपको ये तीनों के ऊपर नोट्स प्रोवाइड कर दूं और उसको आप देख करके उसमें आप अपना कुछ एडिशन कर सकते हो या फिर जो भी मॉडिफिकेशन होगा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यहां पे हमारा पार्ट 1 का फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ एंड अगेन आई वुड लाइक टू शो यू गाइस क्वेश्चंस जो कि इस साल आए हुए थे। तो यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें टोटल 7 ऑप्शंस होते हैं और यहां पे हमें 5 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो यू कैन चूज 5 क्वेश्चंस अमंग दीज 7 एंड मैंने जो 5 सेलेक्ट किया था विच आई हैव टिक्ड ऑल्सो। सो अगेन यहां पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट अलॉट। अगर आप 1 से 2 पेजेस में भी अपने आंसर को कंप्लीट करते हो तो दिस इज वेल एंड गुड।
और ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद जो हमारा जो सेकंड पार्ट है, अच्छा लेट मी टेल यू गाइस कि दिस इज कंपलसरी, यू कांट स्किप दिस पार्ट। यहां पे हमें 5 में 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं। हमें दूसरे सेक्शंस में ऑप्शंस होते हैं दैट वी कैन चूज अमंग अदर क्वेश्चंस, बट ये जो 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में एंड 5 में, दैट इज कंपलसरी, सो इसे हम स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो इसमें मेनली जो पोएम्स में जो फॉर्म्स यूज होते हैं, जो टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में हमें डिफाइन करना है और उसे एग्जांपल्स के साथ डिफाइन करना है, जैसे कि लिरिक्स, सोनेट, ओड, बैलाड, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स। फिर से पोएटिक टर्म्स में एलिटरेशन, रेजोनेंस, राइम स्कीम, मीटर। तो ये इस पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं, लेट मी शो यू दैट। जैसे इस बार का जो क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। तो जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में आपको बताना है, तो जस्ट डिफाइन इट एंड गिव वन एग्जाम्पल, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो इसका पार्ट बी था, अगेन एसोनेंस एंड स्प्रंग राइम रिद्म, इन दोनों को अगेन यू हैड 3 ऑप्शंस, इसमें से कोई भी 2 को सेलेक्ट करके आप उसी तरीके से डिफाइन करके और एग्जाम्पल दे करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। सो अगेन, हाउ टू प्रिपेयर, डेफिनेशन इसका आप लिख लो और कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। किसी भी पोएम से आप उस एग्जाम्पल को पिक कर सकते हो। अगर जो प्रिस्क्राइब्ड पोएम है हमारे सिलेबस में, अगर आप वहां से पिक करते हो, दैट इज वेल एंड गुड, और you have absolute freedom, you can pick from anywhere. And again, sources, I would say just google it and you will get the definition. And again, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, YouTube पे भी आपको काफी definitions मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। एंड अगेन आई वुड से द क्वेश्चन मार्क, अगर आप इस पार्ट को नहीं भी करते हो तो आप पे कोई बिजली नहीं गिरने वाली, बिकॉज यू हैव द ऑप्शंस। एंड इस पार्ट को, क्योंकि मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है एंड आई रियली हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल डूइंग दिस, सो मैंने इस पार्ट को छोड़ दिया था। So if you are comfortable, go for it, and if you are not comfortable, you can skip it and you can go for other options. So अपना जो अब नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। हमारे पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस के जो थर्ड सेक्शन है वो कॉम्प्रिहेंशन है। यहां पे आपको 1000 वर्ड्स का एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है और उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद you are expected to answer 5 questions and in last question you are supposed to write brief summary. So according to me this is the easiest part of the syllabus, क्योंकि आपको वहीं पे कॉम्प्रिहेंशन मिल रहा, बस उसको पढ़ना है और just do the answers. So again I have attached this year question papers here. तो ये इस बार का जो कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था, so this is again in 1000 words. So don't worry, I guess you can't see this here, but definitely I'll send it to you and you can have a look through this. So this was our comprehension, and at the last we were supposed to answer in total 6 questions. First 5 questions from the comprehension, and in last question we had to write a summary of this comprehension. So I believe anyone going for English literature would find this part absolutely easy, and this is absolutely doable and there is nothing to explain. So we will move to the next part, and our 4th subsection is grammar. So grammar part में हमें noun, verb, adjective, adverb, article, preposition, subject, verb, agreement, narration, voice, both active and passive, transformation and clause पढ़ना है. But let me tell you,
यहाँ पे हमें इसे डिफाइन नहीं करना, हमें इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। एंड आई वुड शो यू द क्वेश्चंस, देन यू विल गेट द बेटर आइडिया। एंड इसके बाद जो इसके अंदर जो सबसेक्शन है करेक्शन ऑफ एरर्स, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और उस इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको करेक्ट करना होता है, या फिर अगर वो सेंटेंस करेक्ट है तो यू हैव टू सिंपली राइट इट दैट इट इज करेक्ट। एंड इसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, एंड इडियम एंड फ्रेजेस है। तो ये जो पहला जो दो पार्ट है ये ग्रामर वाला एंड करेक्शन ऑफ एरर, आई होप एवरीवन इज वेल कैपेबल टू डू दीज टू। एंड ये जो पार्ट है, ये जो तीन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, आई विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स अपॉन दिस, तो आप इसको वहां से कर सकते हो। अच्छा, ये जो तीन पार्ट है इसके लिए मेरे पास एक काफी पुरानी बुक थी डिलॉन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की, तो इसमें ये तीनों पार्ट काफी अच्छे से दिया हुआ है, सो आप इसको वहां से कर सकते हो और आई विल सेंड इट टू यू। सो अगेन अभी जो हमने देखा, जो हमारा जो ग्रामर वाला पार्ट पोर्शन था, ये वाला, ये ग्रामर का पोर्शन, इस पे किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। सो अगेन डू एज डायरेक्टेड इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे भी आपको 7 ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें से किसी 5 को आपको करना है। इसके बाद सब्सटीट्यूट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विथ वन वर्ड। अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला जो क्वेश्चन था, तो अगेन यू विल हैव 7 ऑप्शंस एंड among 7 you will have to do 5। एंड देन यहां पे जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उससे आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो अगेन 7 ऑप्शंस एंड among 7 you have to do 5। एंड जो हमारा करेक्शन वाला जो पार्ट था उससे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगेन 7 ऑप्शंस एंड यू हैव टू डू 5। सो यहां पे हमारा जो पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस था वो खत्म हुआ। पहला जो पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस में था इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, ट्यूटोनिक वर्बल्स, ट्यूटोनिक सिस्टम, ग्रिम्स लॉ, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, एंड फिर ये ग्रामर वाला पार्ट। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द सिलेबस खत्म होता है। बट यहां पे वी आर लेफ्ट विथ जो पार्ट 2 का जो इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस पार्ट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं खुद से इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये काफी वास्ट सेक्शन है। या फिर मैंने जिन 2 लोगों से अपनी इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की प्रिपरेशन में काफी हेल्प लिया था, यमुना प्रसाद सर एंड अभिलाषा दी, शी हैज आल्सो क्वालिफाइड जेपीएससी एग्जाम, so I would ask them to make a separate video upon these 2 parts, because I'm not a English literature student and I was political science graduate, so मुझे लगता है कि शायद वो लोग इस सेक्शंस को ज्यादा बेटर डील कर पाए। So I'll request them to do so, and I would say keep calm and wait for next episode. And if अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर मैंने जो आपको नोट्स दिखाएं, अगर ये आपको रिसोर्सेस चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड सिंस मुझे भी इस बार का यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो आई एम ऑल्सो बिजी विद माई प्रिपरेशन, सो आई हैव आउटसोर्स दिस ऑल रिसोर्सेस टू वन गाई एंड यू कैन व्हाट्सएप हिम एंड ही विल सेंड इट टू यू। सो जो रिसोर्सेस हैं उसमें ये इंक्लूडेड है सिलेबस कंप्लीट, पास्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये जो मैं अभी पीडीएफ दिखा रहा हूं वो पीडीएफ, एंड हैंड रिटेन नोट्स ऑन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ट्यूटोनिक एक्सेंट, ग्रीम्स लॉ, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, एंड ये जो हमारा ग्रामर वाला पार्ट था उसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर, पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, और जो हमें 7 पोएम्स पढ़नी है और जो 7 प्रोज पढ़नी है उसके मैं आपको टेक्स्ट भिजवा सकता हूं।
तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अगर आपको ये रिसोर्सेज चाहिए हो तो आप इसे मंगा सकते हो. एंड सेकेंड थिंग about English language and literature, there are so many rumors, so many apprehensions in the market, and among aspirants, aspirants are quite hesitant for opting English language and literature. It's true, I was also apprehensive, but again, I would say have faith and believe in yourself. If I can do, you can also do it. And for your satisfaction, I would like to show you अभी जो इस जेपीएससी में जो क्वालिफाइड हैं रैंक 19, 31, 51, 55, 57 एंड 88, ये सभी रैंक होल्डर्स का लैंग्वेज पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही था. एंड ये वो अंडर 100 कैंडिडेट हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं. शायद ये नंबर्स इससे भी ज्यादा होगा जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से जेपीएससी को क्वालिफाई किया है. तो I would say if you want to go for English language and literature, just go for it. Just believe yourself. If we can do it, you can also do it. And last, if you have any doubt or query or if you want to ask any questions to me, this is my Instagram handle. You can ask directly questions to me here. And after this, I'll be coming with general studies videos and notes. The notes which I have prepared myself for my exams. So I believe that if I could provide you those notes, it would be very beneficial and a step ahead in your preparation. And as per the latest news, 11th JPSC notification may come anytime. So from these notes, I would like to support you guys and your preparation. So you can avail those notes and videos. And now onwards, I'll be available or I'll be live on this YouTube channel. This is JPSC Shortcuts by Prabhat. So you can follow me here or you can connect with me here. So today onward, I'll be available here. So thank you guys. And again, I would say, don't be hesitant. If you want to go with English language and literature, just go for it because so many people have done this time. So you can also do it. So all the best wishes from my side and thank you everyone. Okay, we have some doubts here. Like the first doubt from Virat Kohli. That's a good name. So, sir, मैं graduation first year में and want to prepare for JPSC. What will be my strategy? So, first of all, Virat, I would say कि आपका जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, इफ यू आर आर्ट्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि आपका जो सब्जेक्ट है आप उस पर फोकस करो, क्योंकि आप जब सिविल सर्विसेज में जाते हो तो you'll have to study there just everything like history, geography, economy. तो आप अगर हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे हो, ज्योग्राफी से कर रहे हो, तो एटलीस्ट उस पार्ट को अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, और ये चीज आपको आपके प्रिपरेशन में भी और आपके कॉलेज में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी. एंड साइड बाय साइड व्हाट यू कैन डू, just go through the syllabus. Suppose if you want to prepare for JPSC, just download its syllabus from its official website. And एग्जाम्स के
क्या स्ट्रक्चर है एंड क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप देखो। और अगर आपको अभी टाइम मिलता है तो जस्ट पिक एनी वन टॉपिक और वन सब्जेक्ट। सपोज इफ यू पिक पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए द बेस्ट बुक इज एम लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली। तो आप उस बुक को पिक करो, आप उस बुक को थॉरोली पूरी तरीके से पढ़ो, और अगर हो सके तो उस पे अपना ब्रीफ नोट्स बना लो। ये आप जो ब्रीफ नोट्स बनाओगे दैट विल हेल्प यू अलॉट इन रिवीजन। सो इस तरीके से वन बाय वन करके आप सारे टॉपिक्स को और सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओगे। बट जस्ट वन सजेशन फ्रॉम माय साइड, जस्ट डोंट परचेज ईच एंड एवरी बुक एट वंस। जनरली क्या होता है कि लोग जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो वो सिलेबस को देखते हैं और सारी बुक्स को एक साथ खरीद कर ले आते हैं, और फिर वो पूरा 6 फीट का बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाता है। एंड दिस इज रियली हॉरिफाइंग। मीन्स इसके बाद सिर्फ आप बुक्स को देखते हो एंड यू रियली डोंट रीड एनीथिंग। तो आई वुड रिकमेंड कि एक कोई भी एक से एक बुक को खरीदो और उससे शुरू करो, एंड उसके बाद आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। अगर आपको लगता है कि उसे फिर से पढ़ना चाहिए तो फिर से पढ़ो। एंड एज यू आर इन द फर्स्ट ईयर सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली आप एक एक करके अगर अभी से भी चीजों को कवर करना शुरू करोगे तो आप ग्रेजुएट होते होते आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। एंड मैं अपकमिंग वीडियोस में, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूंगा, लाइक अपनी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होनी चाहिए, या फिर किस तरीके से प्रिपेयर करें। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। एनी अदर डाउट? Somebody has asked, I have second division. Yeah, definitely you can appear for UPSC और JPSC। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपके मार्क्स नहीं देखे जाते। नहीं है। शुभम अग्रवाल जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैंने जो नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं वो मैं आपको भिजवा दूंगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो एक मेजर पार्ट जो बच रहा है उसको मैं कोशिश करूंगा, अगर बना पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो ऑल रिक्वेस्ट अभिलाषा दी, उनकी काफी अच्छी पकड़ है, वो इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएट भी हैं, तो सी विल हेल्प यू आउट विद दिस सेक्शन। और बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फिर पूछ सकते हो या फिर फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते हो। So I guess that's all.